फाउंडेशन एक्सप्रेस में हमारे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आइए आज हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें जो हम लोगों ने कुछ चैप्टर को पढ़ा है, आज हम एक चैप्टर जो भारत में राष्ट्रवाद हमारा चल रहा है उसमें से हम एक कॉन्सेप्ट को लिए, एक टॉपिक को लिए, उसका नाम है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन से परीक्षाओं में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परीक्षार्थियों को काफ़ी इससे दिक्कत भी होता है। आज हम लोग क्या करेंगे, खिलाफत आंदोलन को कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि परीक्षाओं में जो हमको फंसाया जाता है क्वेश्चन देके, उन क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से उसका निपटारा कर पाएँ। तो समझते हैं खिलाफत आंदोलन क्या है, विस्तार से समझेंगे, कहानी के माध्यम से समझेंगे ताकि जो इतिहास हमारा हमको जो बोरिंग लगता है उस बोरिंग को हम लोग प्रहार कर पाएँ और इतिहास को हम लोग मैथ की तरफ पढ़ के अच्छे स्कोर कर पाएँ। आइए हम लोग समझते हैं खिलाफत आंदोलन। नाम ही है खिलाफत और नाम उसके बगल में लगा है आंदोलन, नाम से ही अर्थ निकल रहा है। खिलाफत आप जानते हैं जब कोई किसी के खिलाफ होता है, खिलाफत का अर्थ हुआ जब कोई किसी के खिलाफ होता है। खिलाफ का शाब्दिक अर्थ होता है खिलाफत का विरोध करना। जब कोई किसी का विरोध करता है, जब कोई व्यक्ति विशेष या राज्य या साम्राज्य जब किसी का विरोध करता है तो उसको कहते हैं खिलाफत। और आंदोलन क्या होता है आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। आंदोलन का अर्थ होता है जब कोई जन समुदाय, जब कोई व्यक्ति विशेष, जब कोई राज्य, जब कोई साम्राज्य किसी दूसरे देश के प्रति या किसी दूसरे राजा के प्रति या जो अपनी मांगे हैं उनके प्रति, जो हमारी मांग को अस्वीकार किया जा रहा है, उनके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है, उस आवाज उठाने में जो एकत्रित सभा होता है, जब कोई बड़े सभा का आयोजन होता है तो उसको कहते हैं आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन आई होप आप समझ में आ गया। खिलाफत का अर्थ होता है विरोध करना और आंदोलन का मतलब कोई जब कोई जन समुदाय एकत्रित होकर किसी के खिलाफ आवाज उठाता है उसको कहते हैं आंदोलन। तो खिलाफत का शाब्दिक अर्थ है विरोध करना, आंदोलन आप समझ गए। तो यही है खिलाफत आंदोलन। ये भारत में होता है खिलाफत आंदोलन, क्यों होता है इसको समझते हैं। खिलाफत आंदोलन के पीछे थोड़ा पृष्ठभूमि पे नजर रखेंगे ताकि आपको एक अच्छा समझ विकसित हो पाए, क्योंकि समझना ही पढ़ना का एक वास्तविक उद्देश्य है। क्योंकि अगर हम समझ कर पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय तक हमको याद रहेगा, क्योंकि बचपन में बहुत हम लोगों ने जीके पढ़ा है और याद था और सब भूल गए। अब हम लोग उस तरह पढ़ेंगे ताकि लॉन्ग टाइम तक 10 साल 20 साल तक जो हमारा जब तक एग्जाम नहीं होता है, बड़े बड़े एग्जाम, तब तक इस पर हमको एक मजबूत पकड़ हो पाए। तो खिलाफत आंदोलन आई होप थोड़ी सी पृष्ठभूमि पर हम नजर डालें और अब थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध, इसको थोड़ा विस्तार से समझिए। इसमें क्या हुआ, दो गुट में युद्ध हुआ। एक गुट का नाम था मित्र राष्ट्र। क्या नाम था? मित्र राष्ट्र। और एक का नाम था केंद्रीय शक्ति। केंद्रीय शक्ति को धुरी राष्ट्र भी कहते हैं। अब केंद्रीय शक्ति धुरी राष्ट्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्ति को धुरी राष्ट्र कहा जाता है, क्योंकि ये राष्ट्र पराजित हो चुके हैं। केंद्रीय शक्ति में जो आपका मेन देश था, आपका जो जर्मनी, यही तबाही मचा दिया सबको। ऑस्ट्रिया हंगरी, और उधर से आपका था तुर्की भी था, इधर से तुर्की और बुल्गारिया भी था, उतना जरूरी नहीं है बुल्गारिया। और इधर से आपका देश था, आप जानते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान, बेल्जियम, ये सब देश इधर से लड़ रहे थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में आप लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो जाके जरूर देखें उस वीडियो को, काफ़ी मजा आएगा। तो इसमें क्या हुआ कि मित्र राष्ट्र जो है केंद्रीय शक्ति को पूरी तरह से पराजित कर देते हैं, क्योंकि इसमें जब अमेरिका है, रूस जैसे शक्तिशाली देश, और ये पूरे केंद्रीय शक्ति पराजित हो जाते हैं। जब पराजित हो जाते हैं, आप जानते हैं, जब कोई देश या जब कोई देश का समुदाय किसी दूसरे देश से हार जाए, जब कोई देश किसी दूसरे देश से युद्ध में हार जाए, उसके बाद होता है एक संधि। संधि का अर्थ हुआ कि जब कोई विजेता देश दूसरे देश को हरा देता है, वो एक दूसरे जो पराजित राष्ट्र होते हैं उनके समक्ष अपना कुछ शर्तें रखते हैं कि भाई तुम काहे युद्ध किया, तुम जो है काहे युद्ध किया हमसे, हमको काहे परेशानी में डाला, हमारे जो सेना को काहे क्षति पहुंचाया, क्या हम तुम्हारा किए थे। तो इस कारण से जो है वो उस पर कुछ शर्तें लगाता है, कुछ संधि करता है, इतना हर्जाना लगाता है, कुछ जुर्माना लगाता है। इस प्रकार की जो व्यवस्था होता है उसको कहते हैं संधि। तो आप जानते हैं मित्र राष्ट्र पूरी तरह से जीत चुका है और ये पूरी हार चुका है। इसमें से एक देश आते हैं इंग्लैंड, ब्रिटिश लिखते हैं, ब्रिटिश, इंग्लैंड भी बोल सकते हैं, ब्रिटिश।
ब्रिटिश क्या करता है, तो सभी देश आपस में पूरे जानते हैं कि पूरा संधि जर्मनी पे थोपा गया, लेकिन ब्रिटिश को थोड़ा सा अपना जो है एक मनमुटाव था तुर्की के साथ। ये समझिए विस्तार से थोड़ा, तब आपको समझ में खिलाफत आंदोलन आएगा। शुरू से ही तुर्की के खिलाफ ब्रिटिश का मनसा ठीक नहीं था। काहे? क्योंकि तुर्की पर एक क्या था, बहुत तुर्की जो उस समय जो था 1919 की घटना के बता रहे हैं आपको, तुर्की जो है उस समय जो है एक विशाल साम्राज्य को लेकर आगे बढ़ रहा था। उस साम्राज्य का नाम था ऑटोमन साम्राज्य। ये हम लिखे भी है ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य का हुआ एक शक्तिशाली इस्लाम, एक तरह से इस्लाम धर्म का जो शक्तिशाली संगठन होता था उस समय तुर्की में, उसको ऑटोमन कहा जाता था। और ब्रिटिश का नजर था तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य पर, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था। उसमें आपका सीरिया, लेबनान, फिलीपींस जैसे देश भी, क्षेत्र भी उसमें आते थे ऑटोमन साम्राज्य में। और ब्रिटिश जो इंग्लैंड था, ये तो शुरू से लोभी है ही, क्योंकि भारत पर उस समय ये शासन कर रहा था। इनका मानसिकता था कि तुर्की के ये सब अधिकार जो क्षेत्र में आते, लेबनान, फिलीपींस, सीरिया, इसको हम अपने अधीन कर लें, इस पर हम अपना साम्राज्य स्थापित कर लें। तो ये एक तरह से भावना था तुर्की पर। और संयोग से क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध चल पड़ा। अगर प्रथम विश्व युद्ध नहीं भी होता, फिर भी ब्रिटिश तुर्की के साथ युद्ध करता, और युद्ध हो गया। जैसे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम युद्ध जब हुआ, ऐसा नहीं कि अगर वो नहीं होता तो आज़ादी भारत को नहीं मिलता, अगर वो हो गया तो थोड़ा सा आग और चिंगारी फैल गया, चिंगारी में आग लग गया। उसी तरह ये ब्रिटिश जो है, जब युद्ध प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय सोचा चलो भले ही युद्ध हो रहा है, तुर्की से हम अपना बदला ले लेंगे। तो ये युद्ध करते करते ही कहीं ब्रिटिश का नज़र था सीधे तुर्की पर, कि हमको जो इसका अपना जो क्षेत्र है ये कैप्चर में कर लेना है। और संयोग से क्या हुआ, ये सब बेचारा हार भी गया। अब जैसे हार हो गया इसका, तो सब देश एक दूसरे के साथ संधि, जर्मनी जैसे वर्साई की संधि आप लोग पढ़े होंगे, ये सब संधि कर रहा था। इंग्लैंड क्या किया, स्पेशल संधि करता है तुर्की के साथ। देखिए दिमाग इसका, तुर्की के साथ ये स्पेशल संधि करता है। उस स्पेशल संधि का नाम है सीवर्स की संधि। ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि सीवर्स की संधि कब हुआ और किन के बीच हुआ। तो सीवर्स की संधि जो होता है, ये जब आपका प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, उसके बाद होता है ब्रिटिश स्पेशल संधि करता है तुर्की के साथ कि हमको जो है, तुम जो इतना साम्राज्य फैला रहे हो, तुम तो हार चुके हो, तुम्हारा ऑटोमन साम्राज्य को हम विघटन कर देंगे, विघटित कर देंगे। विघटित का मतलब होता है डिकम्पोज, पढ़े होंगे विक्रिया, तोड़ देंगे, और जितने तुम्हारे अधीन जो क्षेत्र है उसको अपने अधीन कर लेंगे। इस तरह का भावना था ब्रिटिश का तुर्की के प्रति, जो कि निंदनीय काम था ब्रिटिश का। तो ये सबसे पहले क्या करता। अब यहां तो आपको कहानी समझ में आ गया कि कैसे ब्रिटिश और तुर्की जो एक दूसरे का 36 का आंकड़ा चल रहा है। अब क्या होता है, अब उस समय के तुर्की की कहानी को आपको थोड़ा समझाते हैं। अब लेके आते हैं तुर्की की कहानी पर। उस समय कहानी क्या हो रहा है तुर्की पर, 20वीं सदी के 1919 से 1922 के बीच, याद रखेंगे 1919 से 1922 के बीच ये आंदोलन भी होता है। उसके बीच घटना तुर्की में उस समय क्या चल रहा है आप जानते हैं। तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य चल रहा था, और संधि में यह हुआ था कि ऑटोमन साम्राज्य का विघटन कर देंगे। तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य में जो बड़े बड़े राजा होते थे, उस राजा को कहते थे सुल्तान। आप सुने होंगे, सुल्तान एक राजा की उपाधि है, सुल्तान। और सुल्तान के ऊपर भी एक पद है, उस पद का नाम था खलीफा। तो खलीफा एक पद जो है तुर्की में, इस्लाम धर्म में जो खलीफा होता है एक पवित्र पद होता है। इस पद में क्या होता है, उनको एक खलीफा को एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखा जाता है इस्लाम धर्म में। तो खलीफा जो थे एक पवित्र पद थे, किसमें, इस्लाम धर्म के। तुर्की के उस समय सुल्तान के जो उच्च पद थे उनको खलीफा कहा जाता था। एक पवित्र पद भी हुआ करता है खलीफा, और एक तरह से जो उच्चतम स्तर के जो नेता होंगे उनको भी खलीफा कहा जाता था उस समय तुर्की में। तो खलीफा वाला सिस्टम चल रहा था वहां पर तुर्की पर, और ब्रिटिश का नजर था कि यदि खलीफा वाला सिस्टम खत्म होगा तभी हम वहां पर अधिकार कर पाएंगे। क्योंकि उस समय जो खलीफा था पूरे विश्व, ना कि तुर्की का, पूरे विश्व में इस्लाम का एक तरह से नेतृत्व कर रहा था। जितने भी अरब कंट्री थे मुस्लिम का, सभी का नेतृत्व कर रहा था कौन, खलीफा। तो खलीफा एक पवित्र पद था उस समय, सारे इस्लाम इनको मानते थे उस समय। तुर्की के सुल्तान खलीफा को जो है अपदस्थ करना चाहा। अपदस्थ का तात्पर्य पद से हटाना चाहा, कौन, ब्रिटिश सरकार। सोचा यदि हम खलीफा को पद से हटा देंगे
तब जाके क्या होगा, तुर्की जो है छिन्न भिन्न हो जाएगा और तुर्की पर हम अपना अधिकार कर लेंगे। तो सबसे पहले अंग्रेजों की नीति था कि खलीफा पद को वहां से हटाया जाए। जैसे ये मानसिकता इंग्लैंड का उठा, ब्रिटिश का उठा, तो भारतीय मुसलमान में भी इनके प्रति आक्रोश हुआ कि तुम हमारे देश पर शासन कर ही रहे हो, हम कमजोर कर ही रहे हो, यहाँ हिंदू मुस्लिम का माहौल बना के तो हमारे भारत राष्ट्रवाद जो हमारा भारत देश है, यहाँ पर तुम खंड खंड तोड़ के हमको इतना समय तक लूटा है। अब जाके जो हमारा धार्मिक स्थल है, जो खलीफा पद है हमारा, तुर्की जो पूरे अरब कंट्री का नेतृत्व कर रहा था उस समय, उसको तुम तोड़ना चाहते हो, ये हम होने नहीं देंगे। इस पे क्या हुआ, भारतीय मुसलमान काफी आक्रोश हुए और भारतीय मुसलमान इस खिलाफ जो इसके खिलाफ ये खलीफा पद जो है तुम क्यों हटा रहे हो, खलीफा पद तुम क्यों हटा रहे हो, आखिर खलीफा पद के विरुद्ध तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, खलीफा को फिर से इस्लाम धर्म का संरक्षक बनाया जाए, क्योंकि तुम जो हटाने का जो मांग कर रहे हो ये हम होने नहीं देंगे। इसी के खिलाफ जो है भारतीय मुसलमान, यहाँ तक क्या भारत के मुसलमान ही नहीं, उसमें भारतीय हिंदू भी थे और मुस्लिम भी, उस कहानी को विस्तार से समझाएंगे आगे, और पूरे देश पूरे विश्व के जो मुस्लिम थे इसके खिलाफ आवाज उठाए। यही जो आवाज उठा इसी का नाम है खिलाफत आंदोलन। आई होप आप खिलाफत आंदोलन समझ गए। अब थोड़ा कहानी को विस्तार से समझते हैं आगे। अब आगे होता क्या है, जैसे ये खलीफा पद को हटाने के लिए भारतीय मुसलमान एकत्रित हुए, सभा बुलाए, उस समय खिलाफत आंदोलन जो एक चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उस समय होता क्या है कि इस खिलाफत आंदोलन के जो अध्यक्ष होते हैं, नाम उनका याद रखेंगे, सेठ छोटानी के नेतृत्व में पहले होता है स्टार्ट। पहले एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है इसके अध्यक्ष, तो आपको महात्मा गांधी नहीं कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा हिल रहा है, ठीक है ठीक है, सॉरी, आप आराम से देखें इसको। उस समय जो उनके अध्यक्ष थे सेठ छोटानी, ये अध्यक्ष किनके, खिलाफत आंदोलन के जो अध्यक्ष थे सेठ छोटानी, और सेठ छोटानी के साथ बहुत सारे भारतीय राष्ट्रवादी जो मुस्लिम थे वो भी इस आंदोलन में आगे आए, क्योंकि तो ये एक क्रांतिकारी मुस्लिम थे और ये आंदोलन को एक आगे बढ़ाना चाहते थे। तो इसमें एक नाम आपको याद रखने पड़े, मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये वो भारतीय मुसलमान थे जो इस आंदोलन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। जब इतने भारतीय मुसलमान जो मुख्य मुसलमान थे भारत के, वो आवाज उठाए, तो उन्होंने सोचा अगर इस आंदोलन को हम लोग भी उठाते रह जाएंगे तो प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आंदोलन जो है पूरी तरह से तुर्की पर अत्याचार हो रहा है, ब्रिटिश सरकार कर रहा है। क्यों नहीं हम लोग इस आंदोलन के नेता, हमारे जो महापुरुष है महात्मा गांधी, उनको चुना जाए। अगर वो आएंगे आगे तो भारतीय हिंदू भी उनके साथ चलेंगे और हम लोग मिलकर इस आंदोलन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो जैसे ही इनका प्रस्ताव जाता है महात्मा गांधी के पास, वो तुरंत तैयार हो जाते हैं। काहे? क्योंकि आप जानते हैं अंग्रेजों ने 1909 में ही पार्लियामेंट जो आया पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय मुसलमान और हिंदू को बांट चुका था। फिर 1912 में जब बंगाल विभाजन रद्द होता है 1911 में, तब जाकर थोड़ा राहत होता है। तो गांधी जी देख रहे थे कि हमारे भारत के जो मुसलमान हिंदू जो है वो अलग अलग संघर्ष कर रहे हैं और एकता नहीं है। सोचे इससे अच्छा अवसर मिलेगा नहीं। आज जो है हिंदू मुस्लिम एक होने का अवसर है। अगर भारतीय हिंदू और भारतीय मुस्लिम दोनों मिलकर तुर्की के खिलाफ आवाज उठाएगा तो कहीं न कहीं ये अंग्रेज पर एक तरह से छाती पर प्रहार होगा और जो अंग्रेज हम लोग पे शासन कर रहे हैं उसका भी कमर तोड़ेंगे हम लोग। तो गांधी जी इस अवसर को हिंदू मुस्लिम की एकता के रूप में देखे और गांधी जी इस आंदोलन का नेतृत्व भी करते हैं इन लोगों के कहने पर और आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे कहानी विस्तार से। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो की स्थापना हो चुका था, उस पर कई बार अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन चलते आ रहा था। 1919 दिसंबर में अमृतसर के अधिवेशन का मतलब एक सभा होता था पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समय समय पर कि कैसे कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाना है। तो 1919 में दिसंबर अमृतसर अधिवेशन में महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने सदस्य थे उन्होंने एक सम्मेलन किया कि इस
खिलाफत आंदोलन को हम लोग को आगे बढ़ाना है और इसका एक कमेटी बनाना है। उस कमेटी का सदस्य जो जितने भी भारतीय जो मुसलमान हैं ये भी रहेंगे और भारतीय हिंदू भी रहेंगे और इसके जो नेता बनेंगे वो महात्मा गांधी बनेंगे। तो कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय खिलाफत आंदोलन कमेटी के सदस्य के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? महात्मा गांधी। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बन गया। अमृतसर अधिवेशन ये होता है इनके खिलाफ। अब समझते हैं जब महात्मा गांधी इसका आंदोलन करने लगे तो ये 3 सूत्री मांग था। महात्मा गांधी और जितने भी भारतीय मुसलमान थे, हिंदू थे, इन लोगों का मांग था 3 मांगे। क्या मांगे था? वो 3 मांग को हम लोग समझेंगे। पहला मांग था अरब प्रदेश को खलीफा के अधीन, जितने भी अरब कंट्री है, अरब देश है, क्योंकि आप खलीफा पद को हटा चुके हैं, जितने भी अरब कंट्री है सबको खलीफा दे दिया जाए, खलीफा का पद उसके लिए सुरक्षित कर दिया जाए। तो खलीफा रहेगा तभी जाके पूरे मुस्लिम का एक तरह से मतलब नेतृत्व हो पाएगा, मुस्लिम का संरक्षण हो पाएगा। तो अरब प्रदेश को खलीफा का अधीन कर दिया जाए, खलीफा उसका नेतृत्व करे, पूरे अरब कंट्री का खलीफा नेतृत्व करे, न कि तुर्की का बल्कि पूरे अरब कंट्री का करे। ये पहला मांग था, ये पहला मांग आप लोग याद रखेंगे। दूसरा मांग था खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षण दिया जाए, संरक्षण बनाया जाए। जो खलीफा है, जो भारतीय मुसलमान के जो पवित्र स्थल है उनको संरक्षण बनाया जाए, उनके नेतृत्व में भारतीय मुसलमान आगे बढ़ेंगे। दूसरा मांग। तीसरा मांग था खलीफा को लौकिक अधिकार भी दिया जाए। लौकिक का तात्पर्य उनको सुख सुविधा दी जाए, उनको फैसिलिटी दी जाए सरकार की ओर से। तुर्की का जो सरकार था खलीफा को दिया जाए ताकि वो इस्लाम धर्म की रक्षा कर पाए। तो इस प्रकार का जो है 3 सूत्री मांग जो है एक तरह से भारतीय मुसलमान, भारतीय हिंदू जो है, भारत देश जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रखते हैं। आखिर आप अब समझना चाहेंगे आखिर होता क्या है इसके बाद, ये भी समझते हैं। जब ये मांग रखा गया तो ये जो आपके दिमाग में आता हुआ क्वेश्चन, यदि ये मांग को एक्सेप्ट कर लेगा वो ब्रिटिश सरकार, तो ऑटोमेटिक है ब्रिटिश सरकार जैसे एक्सेप्ट करेगा ऑटोमेटिक भारतीय थोड़ा आगे बढ़ जाएगा और धीरे धीरे पूरा देश आजाद हो जाएगा। लेकिन देश आजाद कब हुआ? 1947। ये आंदोलन कब हो रहा है? 1919 से 1922 के बीच। इसका मतलब ये आंदोलन सफल नहीं रहा। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है खिलाफत आंदोलन के परिणाम क्या हुए। इस आंदोलन को कोई सफल भी मानता है, कोई असफल भी मानता है। देखिए आंदोलन जब होता है कुछ न कुछ उसका कारण जरूर आता है और उसका परिणाम भी आता है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो इस खिलाफत आंदोलन का परिणाम भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। एक प्रत्यक्ष परिणाम निकला, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होगा? इसका कोई सफलता नहीं मिला, भारतीयों को कोई फायदा नहीं हुआ इससे। अब समझते कैसे, इसे भी समझते हैं। ये जो मांग था ये आंदोलन कैसे चुपचाप दब गया उसको भी समझते हैं। जैसे 1919 से 1922 के बीच आंदोलन ये चल रहा था, तो 1922 में तुर्की में ही एक शासक का उदय होता है। उस शासक का नाम है मुस्तफा कमाल पाशा। तुर्की के युवक शासक मुस्तफा कमाल पाशा उस समय एक जोश में युवा नेता थे उस समय के तुर्की के, क्योंकि वहां पे व्यवस्था था शासन का। तो जैसे मुस्तफा कमाल पाशा शासन में आते हैं तो वो खुद अपने इस खलीफा पद को हटा देते हैं। जैसे तुर्की के जो आदमी थे भारतीय मुस्तफा कमाल पाशा वही जो है खलीफा पद को हटा दिए। अब बताइए आंदोलन कहाँ से सफल रहेगा? इससे क्या हुआ? भारतीय लोग भी जब सोचा तुर्की के आदमी को मतलब नहीं तो हम लोग क्या करें। जब मुस्तफा कमाल पाशा ही खलीफा पद को हटा दिया, क्योंकि हम तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, और जब तुर्की के शासक जो मुस्तफा कमाल पाशा है वही जब इस पद को हटा दिया तो हम लोग क्या दिमाग लगा। तो वहां से 1922 में याद रखेंगे कहानी को, 1922 में जब तुर्की के शासक जो आते हैं मुस्तफा कमाल पाशा वही जो करते हैं इस आंदोलन को खलीफा पद को समाप्त कर देते हैं। और कभी से ये आंदोलन जो होता है पूरी तरह से दब के रह जाता है और बंद हो चुका होता है। अब ये आंदोलन का परिणाम क्या हुआ इसको समझते हैं। आप जानते हैं कि ये प्रत्यक्ष रूप से सफल नहीं रहा, अप्रत्यक्ष रूप से सफल रहा। अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट। कैसे? ये आंदोलन जो है भारत में एक हिंदू मुस्लिम एकता को जागृत कर दिया। इसका फायदा उठाया गांधी जी और सोचे क्यों नहीं हम लोग भारतीय एक होकर अंग्रेज को खदेड़ के भगा दें। अगले जब हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन उसमें इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि ये आंदोलन जो है प्रत्यक्ष रूप से असफल रहता है, क्योंकि तुर्की का जो शासक था मुस्तफा कमाल पाशा वही इस खलीफा पद को हटा दिया। तो आंदोलन धीरे धीरे दब गया।
क्योंकि आंदोलन धीरे धीरे अच्छा चल रहा था, लेकिन यही जाके 1922 में दबा दिया, खलीफा पद को जैसे हटाया। लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से ये खिलाफत आंदोलन जो है सफल भी रहा। क्या है? क्योंकि हिंदू मुस्लिम कभी एक हो चुका था। अब जो हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड आगे, तो इस पे आपको और एक विशेष समझ विकसित होगा। तो ये था हमारा छोटा सा एक तरह से खिलाफत आंदोलन का चैप्टर। आई होप आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे होंगे। ये सब मुख्य मुख्य नाम है, इनको जरूर याद रखें आप। कुछ इंपॉर्टेंट नाम भी है, परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न को। तो ये था हमारा खिलाफत आंदोलन। हमने जैसे भी प्रयास किया आपको समझाने का प्रयास किया अपने शब्दों में, ताकि आपको एक समझ विकसित हो पाए और पढ़ाई के प्रति आपको रुझान हो पाए, पढ़ाई के प्रति आपको एक प्यार हो पाए, ताकि पढ़ाई से यदि आपको प्यार होगा तभी जाके आपको मंजिल भी प्राप्त होगा। तो इसी तरह हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें, जहां तक जरूरतमंदों तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी सही शिक्षा प्राप्त कर पाए। और हमारे चैनल को भारी मात्रा में आप लोग शेयर भी करें और सब्सक्राइब कर भी रहे, धीरे धीरे चैनल हमारा बढ़ भी रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक थोड़ा हमारा टॉपिक छोड़ गया इसमें। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे 17 अक्टूबर 1919। याद रखेंगे 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। और ये फैक्ट कई जगह पूछे जाते हैं, इसलिए हम सोचे इस फैक्ट को भी आपको नहीं छोड़े, पूरा फैक्ट आपके सामने रख दिए। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। खिलाफत आंदोलन होता कब है? 1919 से लेकर 1920, 21, 22 तक होता है। उसके बाद होता है हमारा असहयोग आंदोलन। तो खिलाफत क्वेश्चन है तो इनके नेता कौन है? तो अली बंधु सभी थे। तो यहाँ पे लिखे भी है मोहम्मद अली, शौकत अली, अली बंधु। वहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है अली बंधु। ये मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे। इसी तरह पूछा जाता है क्वेश्चन कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन किया? अली बंधु। तो अली बंधु और बंधु के भाई, और मोहम्मद शौकत अली मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई थे। तो मोहम्मद अली और शौकत अली को अली बंधु कहा जाता है। ये खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भी किए थे अली बंधु। और ये मनाते कब हम लोग? 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। ये होता कब है? कई एग्जाम में अगर खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ ये पूछा जाता है। अगर 1919 ऑप्शन नहीं रहे तो नहीं रहे तो 1920 भी आप मार सकते हैं, और 1920 नहीं रहे तो 1919 में, दोनों रहे तो आप 1919 में मार दीजिए। धन्यवाद।